Yes, sir. बोलो बेटा हो, रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियाई एलिमेंट्स हैविंग मास नंबर 27 एंड 64 इज। 4 ऑप्शंस हैं, क्या आंसर रहा आप लोगों का? 3:4, A option. ए ऑप्शन 3:4। तो बेटा आंसर गलत है ये। इसके अलावा और किसी का आंसर आया कोई? सर 3:4। 3:4। और कोई बेटा जिसका आंसर आया हो, इसके अलावा कुछ आया हो या यही है? बोलो बेटा हो। मतलब ट्राई नहीं किया ये क्वेश्चन? चलो ठीक है, एक बार हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मास एंड ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। बोलो बेटा, पढ़ा है ये? यस सर। Yes, sir. अगर मुझे डेंसिटी न्यूक्लियस की कैलकुलेट करनी है तो मुझे न्यूक्लियस का मास चाहिए, जिसको मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट मास नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मास यूनिट्स में। हालांकि बेटा वो मास नंबर और मास अलग अलग बात होती है, आप लोग जानते हो। मास नंबर ए जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मींस जो न्यूक्लियस में पार्टिकल्स मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं मास नंबर। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। हाँ, ये एक नंबर है जस्ट, लेकिन हम इसको मास के अकॉर्डिंग इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि आगे हमारे फॉर्मूले में मास आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये जो मास नंबर है, इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास चेंज होता है। तो जो एटॉमिक मास होता है वो एक्चुअल में ऑलमोस्ट हम मानते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास होता है ना। तो मैं प्रोपोर्शनल टू ए तो बोल ही सकता हूँ, मास नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक मास ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? यस Yes, sir. यस सर। तो मैं यहाँ पर इस डेंसिटी को अगर मान लो इक्वल ना कहूँ तो एटलीस्ट इसको प्रोपोर्शनल तो बोल ही सकता हूँ। तो डेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू मास नंबर न्यूक्लियस के लिए, डिवाइड बाय न्यूक्लियस का वॉल्यूम। न्यूक्लियस एक स्फेरिकल पार्ट है और किसी भी स्फीयर के लिए जो वॉल्यूम होता है वो उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th मेंसुरेशन में, है ना बेटा? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो मैं यहाँ पर जो 4 है और जो 3 है और जो पाई है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं इसको भी रिमूव कर सकता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि डेंसिटी जो है वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बेटा बोल सकता हूँ, क्योंकि हम एग्जैक्ट Yes, डेंसिटी कैलकुलेट नहीं, हाँ डेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बार चेक कर लेते हैं कि ये किस पे डिपेंड करती है, पता लग जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अभी आपको हमने बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में, कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो इज इक्वल टू आर नॉट ए पे पावर 1/3। याद आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। तो मैं यहाँ पर एस आर क्यू की वैल्यू पुट करूंगा। आर की वैल्यू पुट की मैंने, आर नॉट ए पे पावर 1/3, और इस कंप्लीट आर की वैल्यू का क्या है फिर? क्यू, है ना बेटा? अगर आप देखो यहाँ पर तो
ये हो जाएगा आर नॉट का क्यू, ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो, इनटू ये हो जाएगा ए, क्योंकि ए पे पावर 1/3 एंड अगेन पावर 3 तो इंटू हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, दैट इज ए पे पावर 1, दैट इज ए। हो जाएगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हम लोग जानते हैं कि आर नॉट भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी मैंने वैल्यू आपको लिखवा दी थी। तो मैं सारे कांस्टेंट्स को हटाता जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए पे पावर ए, सॉरी ए अपॉन ए, सिर्फ ये बचेगा, है ना बेटा? आप ए से ए कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1। जब आप इक्वल करोगे तो प्रोपोर्शनल को हटाने पर क्या आ जाता है बेटा, कांस्टेंट। क्या आ जाता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, इसकी वैल्यू मिलेगी जो सारे कांस्टेंट्स मैंने रिमूव किए थे उनकी वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट करने पर। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई कि जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की वो कांस्टेंट होती है। ओके बेटा, वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, लास्ट में आते आते मास तो गायब हो गया यहाँ से, है ना बेटा जी? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस मैंने लिया यहाँ पर, ये न्यूक्लियस के लिए मैं डेंसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है उसके लिए हम क्या बात याद रख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट सेम। थोड़ा बहुत कॉन्स्टेंट्स की वजह से डिफरेंस आ सकता है। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। अब उसका मास नंबर कुछ भी हो, सभी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। इस लाइन को अगर हमने स्टडी में पहले ही पढ़ लिया और इसे याद रखा तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ना ही हमें ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। जैसे ही वो हमसे डेंसिटी का रेशियो पूछेगा हमें याद आ जाएगा कि न्यूक्लियस की डेंसिटी तो डिपेंड ही नहीं करती है मास नंबर पर। इट मींस डेंसिटी होगी वो सेम रहेगी, रेशियो विल बी 1:1। ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। जितनी भी मेहनत करनी है, डेरिवेशंस करने हैं, फॉर्मूले लगाने हैं, वो आप प्रैक्टिस टाइम पर करें मैक्सिमम, और इस तरह के पॉइंट्स को आप दिमाग में सेट रखें जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम बच जाए और इन कंसेप्ट से आप डायरेक्ट आंसर्स दे सको। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, थॉमसन्स और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स हमने पढ़े थे। इसके बाद में हम आगे एक बात करना चाहते हैं, वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल की। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, एटॉमिक मॉडल्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, जैसे जैसे लोगों ने बताया मॉडल्स के बारे में, हम उन्हें पढ़ते जाएंगे और उनके ड्रॉबैक्स और उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ पढ़ते जाएंगे। तो हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ना है इसके आगे, बट बोर्स एटॉमिक मॉडल को हम अच्छे से समझ पाए, एक्सप्लेन कर पाए, इसके लिए पहले हमें एनर्जी से रिलेटेड कुछ बातें पढ़नी होंगी। ओके बेटा? हो Yes, sir. तो हम एनर्जी से रिलेटेड बातों की स्टडी करते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपनी प्रीवियस क्लासेस से, जो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है, और वो था, आपको अच्छे से सबको याद है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक कितने तरीकों से पहुंचती है। तो मैं यहाँ आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको नंबर ऑफ वेज, वो तरीके बताने हैं ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी प्रोपेगेट कैसे करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी कितने तरीकों से पहुंचती है। ये आपके छोटी क्लासेस की बातें हैं, 7th 8th में आप लोग पढ़ते हो।
अगर आपको याद हो तो कोई बताना चाहेगा बेटा? कितने तरीके से एनर्जी प्रोपेगेट होती है और वो तरीके क्या हैं, कोई बताना चाहेगा? चलो भाई, किसी को याद नहीं आ रहा, चलो हम बात करते हैं आगे। एनर्जी 3 तरीके से प्रोपेगेट होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ओके बेटा, जो कंडक्शन प्रोसेस है ये मोस्टली इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में होती है। सॉलिड्स में एनर्जी प्रोपेगेट होती है वो मोस्टली कंडक्शन के थ्रू होती है। कंडक्शन का एक तरीका है। कन्वेक्शन में एनर्जी का जो फ्लो है, दैट इज प्रोपेगेशन है, वो मोस्टली फ्लूइड्स में होता है। और फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड और गैस जो फ्लो कर सकती है। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। आपने मोस्टली देखा है अपने डेली लाइफ में, हम मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दैट इज सारा मैटर आ गया। तो एनर्जी प्रोपेगेशन मैटर में आपके मेनली 2 तरीके से होती है, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन। हम मेनली वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं 100% स्ट्रिक्टली कोई बात नहीं कर रहा अभी। इसी तरह से रेडिएशन जो है, जब सॉलिड लिक्विड गैस में प्रोपेगेशन आ गया है, तो रेडिएशन वो तरीका है जिसमें नो नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। इस तरीके से एनर्जी को प्रोपेगेट होने के लिए किसी मैटर की, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इज दैट क्लियर बेटा? मतलब Yes. कहने का ये है कि दैट इज इन दिस वे, इस तरीके से एनर्जी कैन प्रोपेगेट इवन इन वैक्यूम। मैटर हो कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा नीड, इसको कोई मीडियम चाहिए नहीं, मीडियम हो भी सकता है, नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके बेटा? हो Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? No, sir. वेरी गुड। तो अब एक बार हम कंडक्शन कन्वेक्शन को भी थोड़ा समझ लेते हैं। जब बात शुरू की है तो एक बेसिक आइडियाज एक आप रिकॉल करते हैं इन चीजों को जो आपने पढ़ी हुई है। कंडक्शन जो है, इसमें क्या होता है बेटा जी, सपोज कीजिए एक आयरन की रॉड है। इस आयरन की रॉड को अगर मैं इस एंड पर गर्म करता हूं बर्नर लगा करके, और इस तरफ इस पर लगा हुआ है वैक्स, मोम लगा हुआ है इधर, वैक्स है। आप क्या देखोगे, कुछ देर बाद वैक्स यहाँ से मेल्ट होकर के ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ये मैंने आयरन रॉड ली हुई, और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस आयरन रॉड में जैसे ही हम हीट इसको सप्लाई की, तो इसका जो पार्टिकल जिसने हीट एब्जॉर्ब की है, वो अपने पास वाले पार्टिकल को हीट ट्रांसफर कर देगा, और वो अपने पास वाले को ट्रांसफर करेगा। इस तरह से हीट पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होती जाएगी और वैक्स तक पहुंच जाएगी, जिससे वैक्स मेल्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से एनर्जी प्रोपेगेट होती है, तो इस तरीके में क्या होता है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेबरिंग एटम्स।
जो पड़ोसी एटम है उनको ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नो मूवमेंट ऑफ मैटर। जो मैटर है जिसका बना हुआ है सबस्टेंस, वो मैटर मूव नहीं करता, वो अपनी जगह पर ही रहता है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये उसकी कुछ खास बातें हमने कंडक्शन की पढ़ी बेसिक्स में। अब हम इसके आगे बात करें तो इसके बेसिस पर हम लोग सबस्टेंसेस को या सॉलिड्स को मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जिनमें हीट कंडक्ट नहीं होती है उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर हीट के, जिनमें कंडक्ट होती है उनको बोलते हैं कंडक्टर हीट के। वो बात की बात है ना बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। अब हम इसके आगे बात करें फ्लूइड्स की, तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। एक पॉट में वाटर यूज कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर फिल है वाटर। थोड़ा आप अच्छे से समझना यहाँ पर, इसके अंदर मैंने वाटर फिल किया हुआ है और अब मैं इसे गर्म करना शुरू करता हूँ नीचे बर्नर लगा करके। जब मैं इसे गर्म करूंगा तो हम क्या देखते हैं कि ये जो बॉटम में पार्टिकल था सबसे पहले ये हीट एब्जॉर्ब करेगा गर्म करेंगे तो। और मेरे बेटा वो आपने एक चीज पढ़ी होगी मोस्ट ऑफ द सबस्टेंसेस के लिए, और वो आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं तो मोस्टली सबस्टेंसेस का वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम जनरली वर्ड हम यूज करते हैं, आप समझते हो क्यों? कि हम स्ट्रिक्टली बात नहीं कर रहे हैं, मोस्टली के लिए बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम मोस्टली क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। तो आप समझदार हो, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा मास उतना ही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मॉलिक्यूल का या सबस्टेंस का, तो उससे क्या होगा? डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना बेटा? आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर टेम्परेचर हम राइज करते हैं तो मोस्टली वॉल्यूम इंक्रीज होता है सबस्टेंसेस का। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? अब नहीं आ हाँ रही है जी सर। बेटा बाकी लोगों को आवाज आ रही है सबको? हाँ जी Yes, सर। sir. Yes, sir. सर अब आ रही है। वेरी गुड। थोड़ा आप बेटा एक बार मोबाइल की सेटिंग चेक करो। चलो आगे देखते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, फिर सुन लीजिए एक बार। जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, हीट देते हैं किसी सबस्टेंस को, तो मोस्टली वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हैं। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और जब डेंसिटी कम होती है तो बेटा जिन सबस्टेंसेस की डेंसिटी कम होती है उनको हम लाइटर सबस्टेंस बोलते हैं, और जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है उनको हैवियर बोलते हैं। ओके बेटा? Yes, sir. यस सर। तो ये पार्टिकल जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जो हॉट पार्टिकल है इसकी डेंसिटी अब क्या हो जाएगी? कम। तो मैं इसको अब लाइटर पार्टिकल बोल दूंगा, ये हल्का हो गया वॉल्यूम बढ़ने से। और फ्लूइड्स में आप लोग जानते हो, लिक्विड्स में जो लाइटर बॉडीज होती हैं वो फ्लूइड के ऊपर आ जाती हैं, फ्लोट करती हैं, है ना बेटा? Yes, sir. तो ये इस वेरी गुड। तो इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा, और जब ये अपनी जगह छोड़कर ऊपर की तरफ आएगा तो इसके पास वाले जो एटम्स हैं वो इसकी जगह को फिल करने के लिए इसके पास वहां पहुंच जाएंगे। इसको फिल करने के लिए इसके ऊपर का पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, फिर ये जब जाएगा यहाँ से तो इसकी जगह फिल करने के लिए उसके आगे का पार्टिकल मूव करेगा। इस तरह से पार्टिकल्स यहाँ आगे पहुंच जाएंगे और फिर ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो ये क्या होगा? वापस हल्के होंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे। और जो ऊपर के पार्टिकल हैं जो कि कोल्ड पार्टिकल्स, इनका टेम्परेचर कम है, उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, या आप ये कह दीजिए कि ये पार्टिकल्स हैवियर होंगे।
हाँ बेटा हो। तो इस तरह से पार्टिकल्स नीचे जाते रहेंगे और हीट को लेकर के वहां से अपनी जगह को छोड़ते रहेंगे। मतलब यह मैटर है वो मूव कर रहा है और पार्टिकल अपनी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, एनर्जी लेके अपनी जगह को छोड़ रहा है अगले कोल्ड पार्टिकल के लिए। और इस तरह धीरे धीरे सारे पार्टिकल्स गर्म हो जाएंगे। अगर कभी आपने नोटिस किया हो तो जब हम पानी गर्म करते हैं रॉड लगा करके, सर्दियों में कई बार लोग यूज करते हैं रॉड, तो अगर हम कुछ देर बाद ही रॉड बंद कर दें और पानी को हम डिस्टर्ब न करें, उसे हिलाएं नहीं, हम जाकर के चेक करें तो ऊपर की तरफ पानी हमें गर्म मिलेगा और बॉटम की तरफ हमें ठंडा मिलेगा। आप उसे हिला दोगे तो सारा मिक्स हो जाएगा, बट ऐसा होता है क्यों? क्योंकि जितना भी गर्म जो पानी था वो लाइट होने की वजह से ऊपर आ गया। ऐसी अगर आप फ्लूइड्स में एयर का एग्जांपल लो तो जितनी भी हॉट एयर होती है वो लाइट हो जाएगी और वो कोल्ड एयर के ऊपर चली जाती है। आपने हॉट बलून्स का एग्जांपल देखा होगा। हॉट बलून्स मोस्टली उड़ते हैं हवा में। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है। ओके बेटा? Yes, sir. तो इसलिए वो ऊपर चलते चले जाते हैं, मतलब कोल्ड एयर के ऊपर की तरफ जाते हैं वो। तो इस तरह से ये जो ट्रांसफर हो रही है हीट, सारे पार्टिकल ले लेके वहां से जा रहे हैं, इस तरह के इस हीट ट्रांसफर को, इस प्रोपेगेशन के इस तरीके को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। तो इसमें मेन बात जो है वो क्या हुई? इसमें मेन बात हुई बेटा कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं की जाती है। यहाँ पर पार्टिकल्स लीव देयर प्लेस, ये अपनी जगह छोड़ देते हैं आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में छोड़े किसके लिए? फॉर कोल्डर पार्टिकल्स, जो ठंडे पार्टिकल्स हैं उनके लिए जगह छोड़ देते हैं जिससे वो वहां जाकर के हीट ले सके। तो इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पर मैटर मूव करता है। तो मैटर मूव्स इन दिस फ्लो ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे रेडिएशन की। हमारा इस चैप्टर में मेन जो एम था वो रेडिएशन पढ़ना ही था। एनर्जी प्रोपेगेशन का जो तरीका है रेडिएशन, उसे ही हमें कंटिन्यू करना है। लेकिन मैं एनर्जी प्रोपेगेशन की एक बेसिक इंट्रो आपको देना चाहता था, इसलिए आपको ये बातें बता दी। ठीक है बेटा? तो अब इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें रेडिएशन को डिटेल में पढ़ना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इरेज कर दो इस पेज को। Yes, sir. चलो, सबसे पहले रेडिएशन की जो स्टडी एक सिस्टमेटिक तरीके से की वो की मैक्सवेल, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने, और उन्होंने कुछ बातें बताई रेडिएशन की स्टडी के बाद में। उससे उन सारे उनके पॉइंट्स को हमने कहा मैक्सवेल्स वेव थ्योरी। और मैक्सवेल ने जो स्टडी की वो वैसे स्पेशली लाइट पर की थी, क्योंकि लाइट भी एक रेडिएशन है। तो आप यहाँ पे लिखें मैक्सवेल्स वेव थ्योरी। इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स अगर हम स्टडी कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि मैक्सवेल क्या कहना चाह रहे थे। और ये थ्योरी स्पेशली लाइट के लिए थी। ओके बेटा? इस थ्योरी में क्या क्या बातें बोली आप लोग मेरे साथ साथ नोट करके चल सकते हो। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी when energy propagates from one place to another, in form of radiation, then it
propagates continuously. इन्होंने कहा कि एनर्जी जो प्रोपेगेट होती है वो कॉन्टिन्यूसली प्रोपेगेट होती है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है यहाँ पर कि बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी गैप के, जैसे वाटर करंट फ्लो होती है। ओके बेटा, और ऐसा नेचर है उसको हम बोलते हैं वेव। तो इससे क्लियर हो गया, दैट इज वो ये कहना चाह रहे थे कि लाइट हैज वेव नेचर, कि लाइट का जो नेचर होता है वो वेव जैसा होता है। ओके बेटा, Yes, sir. वेरी गुड। दूसरा पॉइंट था इसमें इनकी मैक्सवेल थ्योरी में कि when energy propagates in form of radiation, then it forms electric and magnetic field. फॉर्म से बेटर वर्ड होगा वैसे, जनरेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। इसीलिए इन रेडिएशंस को एक नाम दिया गया, सो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बेटा क्या नाम दिया इनको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है बेटा? यस सर। जब और आगे ऑब्जर्व किया उन्होंने इन रेडिएशंस को, स्पेशली लाइट को, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and direction of propagation of radiation are mutually perpendicular. कैसे होते हैं बेटा? ये तीनों की डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, मान लो एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा इसके 90 डिग्री पर, दैट इज वाई एक्सिस की तरफ, और उस समय इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस प्लेन के, जो आप पढ़ रहे हो, कॉपी या पेन बोर्ड देख रहे हो, इन दोनों के परपेंडिकुलर। और इस परपेंडिकुलर को मैं हवा में तो बना नहीं सकता, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में बना रहा हूँ। बट ये क्या है? जेड एक्सिस की तरफ। ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। मतलब हर एक लाइन दूसरे के साथ में 90 डिग्री पर है, हर डायरेक्शन दूसरे के साथ 90 डिग्री पर है। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इस तरफ प्रोपेगेट कर रहा है वो रेडिएशन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 90 पर, और अगले इन दोनों के 90 पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. जब भी ऑसिलेशंस परपेंडिकुलर होते हैं प्रोपेगेशन के, तो ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। वेव तो ये पहले क्लियर कर दिया उन्होंने, बट वेव दो तरह की होती है, ये भी प्रीवियस क्लासेस में, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो, अपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। अगर पार्टिकल्स का ऑसिलेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में हो तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, और अगर ऑसिलेशंस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हो तो हम उसे ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ओके बेटा जी? तो इससे Yes. क्लियर हो गया
इससे क्लियर हो गया कि दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये नेचर में कैसी होती है वेव? ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं। एनी प्रॉब्लम? No, sir. वेरी गुड। तो इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट बताए आपको, तो देखिए आप लोग, इन्होंने कहा कि जब भी ये प्रोपेगेशन होता है तो पहले मैंने बता दिया आपको कंटिन्यूअस मैनर में है, ठीक है ना। बट इसमें एक चीज क्लियर है कि स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में EMR, स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज सेम। चाहे कितने टाइप के रेडिएशन हो, सबकी स्पीड सेम होती है अगर वो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं तो। इनकी मैक्सिमम जो स्पीड होती है, रेडिएशन कोई सा भी हो, हर रेडिएशन की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो बेटा हो मैक्सिमम स्पीड होती है वैक्यूम में। मैक्सिमम स्पीड ऑफ रेडिएशन इज इन वैक्यूम। कहां पर होती है बेटा? वैक्यूम में होती है। एंड इट इज इक्वल टू, और ये कितनी होती है बेटा? ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपने पढ़ा होगा ये। इसको हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। और अगर हम इसके आगे अगले पॉइंट की बात करें तो अगर ये आपका वेव है, ये मूव कर रही है, तो ये कंफर्म हो गया कि आप यहाँ से देख लें, जब भी हम इसको वेव्स को आपने इस तरह बना हुआ देखा होगा, ये ऑसिलेशंस के लास्ट पॉइंट्स होते हैं। तो एक ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ये एक ऑसिलेशन हुआ यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। और एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन करता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा। तो स्पीड जो होती है वो कितनी होगी यहाँ पर? इट इज इक्वल टू वेवलेंथ, एक ऑसिलेशन में चली हुई डिस्टेंस, इनटू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हमें डिस्टेंस एक सेकंड में मिल जाएगी, और एक सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस को हम स्पीड बोलते हैं। सो C इज इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। ये इस तरह बनाते हैं, ए से इस तरफ ही घुमा देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यू। ओके बेटा जी? Yes, तो इस sir. तरह से हमारे सामने एक फॉर्मूला आ गया, वेयर C इज स्पीड, lambda is wavelength and nu is frequency. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ये वेव थ्योरी का मैथमेटिकल फॉर्म है। आप इन चीजों को एक बार चाहे तो नोट कर सकते हैं। व्हाट इज लैम्डा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन ऑसिलेशन और वन साइकिल। आप ऑसिलेशन या साइकिल कुछ भी बोल सकते हो। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी न्यू? इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ओके बेटा? एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए, मल्टीप्लाई करो डिस्टेंस एक ऑसिलेशन की से, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी एक सेकंड में। ठीक है ना? और एक सेकंड की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। वेवलेंथ की यूनिट मोस्टली हम डिस्टेंस की यूनिट मीटर यूज करते हैं, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हम पर सेकंड या सेकंड इनवर्स, या आजकल ऐसा ही सिस्टम में हम इसको बोल देते हैं हर्ट्ज, HZ। ओके गाइस? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं एक सेकंड में, इसलिए हम इसको बोलते हैं, एक और टर्म यहाँ पढ़ लो एक्स्ट्रा, वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है।
तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन न्यू। ओके बेटा, Yes, तो sir. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अब? सेकंड, क्योंकि सेकंड इनवर्स है तो ये सेकंड हो जाएगी। ये आपके प्रीवियस क्लासेस की कुछ बातें मैं रिवाइज कर रहा हूँ। इस तरह से वेव थ्योरी ये बताती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कई टाइप के होते हैं, लेकिन उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती हैं, बट उनका प्रोडक्ट है वो सी के बराबर होगा वैक्यूम में। और अगर मीडियम डेंस हुआ तो उसकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड कम हो जाएगी। और ये डिपेंड करता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। आपने ऑप्टिक्स में 10th में पढ़ा होगा, है ना बेटा? बोलो, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? Yes, sir. sir. हाँ, उसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन बस आप कोरिलेट किया करो तो आपको याद आ जाएगा। ये बातें आप पढ़ चुके हो। तो आप लोगों में से कई बच्चे नए हैं अभी, तो उन्हें पता होना चाहिए कि अभी सेशन के बाद हम इसी लिंक पे वापस आ रहे हैं। ओके बेटा,